सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के समक्ष 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर हमारे महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय पेश करने जा रहा हूं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रूपरेखा। जन्म, शिक्षा, विवाह, स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश, कारावास, यूरोप प्रवास, हरपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, नजरबंदी से पलायन, नाजी जर्मनी में प्रवास एवं हिटलर से मुलाकात, पूर्व एशिया में अभियान, लापता होना और मृत्यु की खबर, सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन। जन्म 23 जनवरी 1897, कटक, बंगाल प्रेसिडेंसी का उड़ीसा डिवीजन, ब्रिटिश राज्य। राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म हिंदू। पिता जानकीनाथ बोस, माता प्रभावती। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। शिक्षा बीए ऑनर्स। सुभाष कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, सो उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली। विवाह। सुभाष का विवाह ऑस्ट्रिया के इमिली सेंकल नामक महिला से हुई थी। दोनों का विवाह 1942 में बाड गास्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से हुआ था। वियना में इमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया, उसका नाम अनीता बोस था। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश। जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। बहुत जल्द ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। सुभाष द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष का यह नारा भी अत्यधिक प्रचलित है। कारावास। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। 1930 में सुभाष कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। यूरोप प्रवास। सुभाष सन 1933 से लेकर 1936 तक यूरोप में रहे। वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। 1934 में सुभाष को उनके पिता की मृत्यु होने की खबर मिली। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे। हरपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद।
1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना। यह कांग्रेस का 91वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर के लिए सुभाष को चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। महात्मा गांधी पट्टाभ सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सीतारमैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए। गांधी जी और उनके साथियों ने सुभाष का कोई भी सहयोग नहीं किया और न ही उनके कार्य करने के तरीके से सहमत थे। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। नजरबंदी से पलायन। नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह से पेशावर पहुंचे। पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफर पूरा किया। आखिर में आरलैंड मैजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। नाजी जर्मनी में प्रवास एवं हिटलर से मुलाकात। बर्लिन में सुभाष सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्व एशिया की ओर निकल गए, क्योंकि इससे पहले 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडॉल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर ने सुभाष को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। पूर्व एशिया में अभियान। पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमते आजाद हिंद की स्थापना की। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमते आजाद हिंद तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता बुलाकर अपनी जंग के लिए उनका आशीर्वाद भी मांगा। इस प्रकार नेताजी ने ही सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। लापता होना और मृत्यु की खबर। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए।
23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सौगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल सोदोई पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहां लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया है। सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दे दिया है। यह याचिका सरकारी संगठन इंडियाज स्माइल द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में भारत संघ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, खुफिया विभाग, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, रक्षा सचिव, गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। विद्यार्थियों, महान लोग हमें इस बात की अनुभूति करवाते हैं कि वास्तव में हम भी महान बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।